तो अगर आपसे दो तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसका गलनांक सबसे ज्यादा हो, तो क्या बोलेंगे? ऐसे तत्व का नाम बताइए जिसका गलनांक सबसे ज्यादा हो। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर नए सिलेबस के हिसाब से तो उसमें नहीं रहा, ये हटा दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी में पहले आता है सबसे। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट होता है स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड जो स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर का आपको पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर जो है वो मेन होती है, टोटल 5 होती है बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, और 5वीं होती है एक्वस। शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दे तो आप देखते हैं ना HCl एक्वस लिखा रहता है, या शुगर सॉल्यूशन ऐसे करके, तो एक्वस भी एक स्टेट मानी जाती है। सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड जो है वो रिजिड होता है, इजली नॉट कंप्रेसिबल। तो सॉलिड जो है वो बहुत कठोर होता है, आसानी से दबाया नहीं जा सकता, और जो उसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मजबूती से जुड़े रहते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम होती है। उस स्टेट ऑफ मैटर को बोलते हैं सॉलिड, जिसका वॉल्यूम और साइज जो होता है, शेप एंड वॉल्यूम, वो फिक्स होते हैं। ये आपने सुना होगा अब तक। सॉलिड मेनली 2 तरीके का होता है, ये जो मैंने अभी बताया ना वो यहां लिखा हुआ है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। उसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, और उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व बहुत ज्यादा होता है, कठोर होता है जो सॉलिड होता है। लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, उसको दबाया नहीं जा सकता, कम दबाव सहन करता है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल या आयन जो भी कुछ होते हैं वो पास पास होते हैं। क्लोजली पैक का मतलब ये हो गया, ये था। यहां पर 2 तरीके के सॉलिड है बेटा, 2 तरीके के, एक एमोर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन। जैसे कार्बन को अगर ले लें तो कार्बन बहुत अच्छा एग्जांपल बनेगा, क्योंकि कार्बन कुछ होता नहीं है। कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। तो डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें तो डायमंड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड बेटा ग्रेफाइट दैट इज एमोर्फस सॉलिड। सो इजी भी है और इंटरेस्टेड भी है। इस चैप्टर में डेरिवेशन भी है, तो मजा भी खूब आएगा, और आपने अगर पढ़ भी लिया होगा तो बहुत मजा लेकर के इसको फिर से पढ़ेंगे, और सारा कुछ जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। सो क्रिस्टलाइन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर रेगुलरली अरेंज्ड। एक होता है प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, प्रॉपर एंगल के साथ में अरेंज होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, ऐसे सॉलिड को कहा जाता है क्रिस्टलाइन। और एमोर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल सॉलिड की, तो ये फिक्स होता है कि भाई फिक्स डिस्टेंस पर मॉलिक्यूल होंगे। यहां थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस लग रही है मुझे। वैसे 6 और 7 तारीख को मैं आपको दिखाने वाला हूं ये सारी चीजें परफॉर्म करके, ये सॉलिड है, इस तरीके से होता है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। ये ऐसे इस तरीके से आप देख रहे हो ना, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल सॉलिड। एमोर्फस में होता है कि यहां डिस्टेंस ज्यादा, यहां कम, यहां पे आ गया मॉलिक्यूल, कोई कहीं पे आ गया, कोई कहीं पे आ गया, ऐसे करके। ऐसे सॉलिड को बोलते हैं एमोर्फस, इरेगुलर अरेंजमेंट। और जहां रेगुलर अरेंजमेंट है दैट इज क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, इनका जो गलनांक है वो निश्चित होता है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता। जैसे अगर किसी भी केमिकल साल्ट की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आप याद कर लेते हैं, भाई 120 डिग्री है, तो जैसे टेम्परेचर 119.5 पहुंचेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन 120 पर जाते ही पूरा कंपाउंड मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यहां निश्चित नहीं होता। यहां जैसे पॉलीबैग्स, पॉलीथीन, जितने पॉलीमर होते हैं वो सब एमोर्फस सॉलिड होते हैं, याद रखिएगा। जितने भी बहुलक हैं, पॉलीमर हैं, वो सब
एमोरफस होते हैं। और आप देखेंगे कि एक टेम्परेचर पर इसने मेल्ट होना स्टार्ट किया और पूरा मेल्ट नहीं हुआ, एक रेंज आएगी, आप ये कहोगे कि 120 से 125 डिग्री के बीच में ये पूरा जो कंपाउंड है वो मेल्ट होता है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि 121 या 122। वजह क्या है? आप देख ही रहे हैं स्ट्रक्चर, यहां फिक्स्ड एकदम, जो बॉन्ड लेंथ है वो शार्प है, सब में बराबर है, तो उस टेम्परेचर पर पूरे बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे। यहां क्या होगा, कहीं पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, कहीं पर अट्रैक्शन फोर्स कम है। जहां डिस्टेंस ज्यादा है मॉलिक्यूल के बीच में, वहां अट्रैक्शन फोर्स कम है, बॉन्ड वीक है, आसानी से टूट जाएगा। ठीक है। दूसरी बात एक और, इनको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक। ये आइसोट्रोपिक सॉलिड होते हैं एमोरफस वाले, और जो क्रिस्टलाइन है वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं। अब ये आइसोट्रोपिक क्या है और एनाइसोट्रोपिक क्या है? अगर मैं आपको कोई भी चीज दिखाना चाहता हूं, जैसे मेरे पास ये सब्सटेंस है, अगर मैं ऐसे दिखाता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लैक दिख रहा है वो ब्लैक ही दिखेगा आपको। लेकिन अगर मैं कोई डायमंड जैसी चीज यहां पर आपको शो करता हूं, वो रोटेट करता हूं, तो स्पेसिफिक जो रोटेशन है वो चेंज होगा और वो अलग अलग कलर नजर आएंगे। आपने देखा होगा कभी कभी 1000-500 के नोट है, आप ऐसे करके, अगर 500 तो चलता ही नहीं, सॉरी 1000 तो चलता ही नहीं, तो आप अगर ऐसे देखते हैं ना, ऐसे करके, तो जैसे आप चेंज करते हैं एंगल, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चेंज होता है उनका, है ना, आपको कलर भी अलग अलग दिखता है। वो प्योर होते हैं। या आप 3D होलोग्राम जो देखते हैं किताब पे चिपका रहता है, जो पता चलता है हाँ भाई ये प्योर है, तो उसमें आप ऐसे चेंज करते हैं। तो सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसके चेंज हो जाने से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाना, वो होता है एनाइसोट्रोपिक। और आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो की जो मीनिंग आइसो वो सेम होता है, मतलब आप किसी भी एंगल से देखिए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन से देखिए, जेड डायरेक्शन से देखिए, उसमें स्पेसिफिक रोटेशन का फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी शर्ट को देख लीजिए, मैं ऐसे सामने से दिख रहा हूं, ऐसे दिख रहा हूं, ऐसे, कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनको कहा जाता है एमोरफस। एक और काफी इंटरेस्टेड इसमें जो डिफरेंशिएशन है वो ये है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और एमोरफस में कहा जाता है दीज आर नॉट गुड कंडक्टर, दीज आर बैड कंडक्टर। एमोरफस आर नॉट कंडक्टर बट क्रिस्टलाइन कंडक्टर। लेकिन जो इसका मेन एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी कि डायमंड इज क्रिस्टलाइन, ग्रेफाइट इज एमोरफस। इसके केस में उल्टा है, ग्रेफाइट एमोरफस है, उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करनी थी, डायमंड क्रिस्टलाइन है, इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी थी, लेकिन ये उल्टा होता है। वजह है ग्रेफाइट के अंदर फ्री पाई इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना। फ्री पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इलेक्ट्रॉन जो, जैसे कार्बन है, कार्बन इस तरीके से अगर है, वहां पर एक ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर। वो एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट इन दिस केस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, इट मींस कार्बन पर जितने भी बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड है, देयर इज नो फ्री पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, हेंस डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर नोन इन नेचर एंड इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो गलनांक होता है, जितने भी तत्व हैं 118, उनमें सबसे ज्यादा होता है डायमंड का। तो अगर आपसे 2 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसी धातु का नाम बताइए जिसका, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक सबसे ज्यादा हो, तो क्या बोलेंगे? टंगस्टन। ऐसे तत्व का नाम बताइए जिसका गलनांक सबसे ज्यादा हो, कार्बन। कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड। क्लियर है ना कंसेप्ट? इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर कोई आपको नोट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं ऐप वाले बच्चे, तो वो हमें बता दें, मैं उनको चेक कर लूंगा, वो डाल देंगे उसमें।
इसका नोट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैप्टर का, डाउनलोड कर लेंगे। दो तरीके से काम कर सकते हैं। केमिस्ट्री का अगर एक्स्ट्रा नोट है तो डाउनलोड करके रख लीजिए, फाइल बना करके, प्रिंट निकाल करके, और उनसे पढ़ना है आपको। अब बेटा एक और क्लासिफिकेशन है, जो सॉलिड है उनका एक और क्लासिफिकेशन है उनके नेचर के आधार पर। एक तो हो गया आपका डायमंड और ग्रेफाइट और क्रिस्टलाइन। जो दूसरे वाला क्लासिफिकेशन है वो ये है, एक मेटेलिक सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड और तीसरा कोवेलेंट सॉलिड। अब इनकी प्रॉपर्टी मैंने देखा है, कई बच्चों से मैं स्कूल में भी जब पूछा करते थे तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। कोवेलेंट होता है कार्बन, कार्बन के अंदर जो डायमंड है कोवेलेंट बॉन्ड, तो जहां भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत हार्ड होंगे और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। मेटेलिक, चूंकि मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। और जो मेटेलिक सॉलिड होंगे वो जाहिर है, जब चूंकि मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बेटा, इस तरीके से याद रखना है। मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या है? एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरा, इन ए मेटेलिक लैटिस द पॉजिटिव आयन आर स्प्रेड ऑल ओवर द सॉलिड। जो पॉजिटिव आयन है पूरे सॉलिड में फैले हुए होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं और हीट के भी। ध्यान रखिएगा, दे हैव मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। मिलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं, जैसे सिल्वर, Mg, ये सब चीजें, तो वो होते हैं मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, याद रह जाएगा बड़ी आसानी से। अब जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है उससे मैच कर लीजिए आप अपने आयनिक सॉलिड को। मेटेलिक के बाद आयनिक सॉलिड, इसके बारे में लिखिए, 5-6 पॉइंट दिए हुए यहां पर। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड होते हैं जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जो आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े रहते हैं और वो एक्वस मीडियम में जब जाएंगे, उनका एक्वस सॉल्यूशन होगा, तब वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ये यहां पर दिया हुआ, जैसे एग्जांपल MgO, KCl, NaCl, BaCl2, ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है एंड लिखा है दीज आर इंसुलेटर बट इन एक्वस सॉल्यूशन दे आर कंडक्टर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बीच बीच में आप अपनी बात भी लिख सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन है आपको। और जिन बच्चों को नीट देना है, आप में से अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं तो नीट के लिए तैयार रहिएगा, नीट कैंसिल होने वाला नहीं है। मैंने एक वीडियो कल शेयर की थी आपके साथ में, उसको जहां जहां कंफ्यूजन है बच्चों को बता दीजिए कि नीट के पीछे जो शनि ग्रह है ना, वो पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर, नहा धोकर। एक भी साल ऐसा नहीं गुजरता कि नीट चुपचाप हो जाए और शांति से निपट जाए कि हाँ नीट का एग्जाम हुआ था, किसी को पता नहीं चला, सिवाय नीट के बच्चों के। पूरे देश में टीवी पर नीट की परीक्षा स्थगित, नीट की परीक्षा को लेकर के हंगामा, ये सब, और अफवाहें इतनी, नीट कैंसिल हो गया, कंफ्यूजन करते हैं बच्चों में। आज की क्लास में वो देखते हो ना आप, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सभी बच्चे देखते होंगे, अच्छा है सीरियल, कभी कभी देखना चाहिए। तो वहां पर जो भिड़े मास्टर हैं वो डेली बोर्ड पर लिखते हैं कुछ, आज का पाठ। तो मैं, चूंकि मैं भी टीचर हूं, मैं भिड़े मास्टर नहीं हूं, बता दूं आपको, तो मेरी तरफ से ये है कि जो सोशल मीडिया पर जो चीजें आती है ना, वो 95% फ्रॉड होती है, कभी भी बिलीव नहीं करना उन पे, कभी बिलीव नहीं करना। 95 फ्रॉड होती हैं। आप प्रॉपर वेबसाइट और उन पे जाकर के देखा करो, लोग अफवाह फैलाते हैं और इंडिया में ओरिजिनल चीज कभी नहीं चलती बेटा। जो अफवाह वाली चीजें होती हैं, जहां नमक मिर्च ज्यादा होता है, मसाला ज्यादा होता है, बोलते नहीं जो दिखता है सो बिकता है, वही काम है। फ्रॉडिंग चीजें बहुत तेजी से भागती हैं। ठीक है, अब वापिस आ जाते हैं हम। हाँ, मैं आपकी बातें देख रहा हूं और भावना कह रही हिंदी में भी एक्सप्लेन करो। ठीक है भावना, मैं देखो कुछ चीजें मैं हिंदी में की है, वापिस मैं यहां से आ जाता हूं। फिर जब आप कह रही हो, कहां से भला? मेटेलिक से। धात्विक
ठोस बोलते हैं इनको हिंदी में, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। बेटा मात्रा वगैरह देख लेना, धात्विक ठोस, क्योंकि धातु सॉफ्ट होती हैं, विद्युत की चालक हैं, तो धातुओं से बने हुए जो ठोस होंगे उनमें भी वही गुण होंगे जो धातु के गुण होते हैं। धातु तन्य होती है ना, मिलिएबल और डक्टाइल होती है, सुना है ना 10th में, वही प्रॉपर्टी लिख देनी है। दीज आर, मतलब ये नरम होते हैं, इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर, बहुत प्रबल नहीं होता। विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना, गलनांक बहुत उच्च भी नहीं होता। उदाहरण के लिए कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम। उसके बाद आयनिक, तो जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस जैसे NaCl, जब तक वो सॉलिड है तब तक तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे पानी में डिसॉल्व किया करेगा ना, तो वही बोलना है कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन उनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। और इनके बीच में जो बनाने वाले जो एटम है वो आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, वो आयनिक प्रकृति का होता है। ये आपने लिखना है, जो उनकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी पहले वही चीजें हैं इसमें। उदाहरण के लिए MgO, ACl, NaCl, BaCl2, ठीक है। और तीसरा होता है कोवेलेंट सॉलिड, सह संयोजक ठोस। अब एक उदाहरण अभी दिया था मैंने आपको, डायमंड, हीरा, उसमें कार्बन दूसरे कार्बन से सह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है, तो जो सह संयोजी कंपाउंड होते हैं ना वो बहुत कठोर होते हैं और उनसे विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती। वही यहां होगा कि जो आयनिक ठोस होंगे उनको बनाने वाले कौन होते हैं? एटम होते हैं, निर्माण करने वाले, और इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट होती है और डायरेक्शनल नेचर। अब डायरेक्शनल बॉन्ड किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिखाया जाता है किस एटम से किधर प्रवाहित हो रहे हैं, वो भी इसमें शामिल है। और इनका जो गलनांक है बेटा वो बहुत उच्च होता है और ये विद्युत के कुचालक हैं, दीज आर इंसुलेटर। और ये विद्युत धारा प्रवाहित भी नहीं करते अपने अंदर से। उदाहरण के लिए हीरा, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। मोलिकुलर सॉलिड, इसको बनाने वाले होते हैं मोलिक्यूल्स। द मोलिक्यूल्स आर हेल्ड बाई वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो आकर्षण बल है सभी आकर्षण बलों में सबसे कमजोर प्रकृति का होता है। तो जो मोलिकुलर सॉलिड है उसमें बहुत मोलिक्यूल जो बनाने वाले उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होगा, तो इसका मतलब है इनका जो गलनांक बिंदु है वो भी कम होगा। और दीज आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, पुअर थर्मल कंडक्टर, ऊष्मा के दुर्बल चालक और विद्युत के कुचालक होते हैं ये। उदाहरण के लिए आयोडीन, बर्फ, आइस, सॉलिड CO2। याद करिएगा प्लीज। अब ये बड़ी खतरनाक चीज नीट में पूछी जाती है, याद नहीं होती बच्चों को। ये इसको जरूर मैं अभी करा देता हूं, याद होगा आपको। वैसे तो इससे पहले मुझे यूनिट सेल पढ़ा देना चाहिए। मैं यूनिट सेल और स्पेस लैटिस पढ़ा देता हूं, फिर मैं इसको लेता हूं। इसमें ना एंगल याद कराने हैं मुझे, बॉन्ड लेंथ। देखिए अभी तक आपने जो पढ़ा वो सॉलिड का सामान्य परिचय था, जनरल इंट्रोडक्शन। एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट यहां से होता है। ये है चैप्टर की स्टार्टिंग जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। ये तो था कि ठोस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से जो स्टार्टिंग है चैप्टर की बेटा वो अब है। और सबसे पहला है इसमें हेडिंग यूनिट सेल। जैसे बायोलॉजी में होता है सेल क्या है, तो आप बोलते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं ना। तो जो सॉलिड का निर्माण होता है, जैसे आपका घर है तो आपका घर के अंदर क्या है, एक ईंट से वो घर का निर्माण स्टार्ट हुआ। एक ईंट रखी, बहुत सारी ईंट रखते गए, फिर कई सारी चीजें लगाई गई, तब जाकर के घर बना। एक ईंट और बहुत सारी ईंटें मिलकर के एक दीवार बनाते हैं, दीवारों के कॉम्बिनेशन से कमरे बनते हैं और अलग अलग साइज के कमरों को मिला करके आप घर कहते हैं।
तो जो कमरे हैं वो तो ये वाली चीजें देखो, ऐसी स्ट्रक्चर, कितने तरीके के कमरे आप बना सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे छोटी चीज है स्पेस लैटिस, यहां जब आप किसी चीज का निर्माण करेंगे, ठोस का, देखिए समझ लीजिए ध्यान से, क्या करेंगे हम, चूंकि ठोस में क्या होता है, बीच में खाली नहीं होता, कमरा तो खाली होता है, खाली नहीं होता, वो इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4, और इसके ऊपर मैं यहां रख देता हूं 5, इसके ऊपर रखता हूं 6, 7 और 8, मतलब 4 एटम नीचे और 4 उसके ऊपर। तो आपको पीछे वाले 4 नहीं दिखाई देंगे, अपनी तरफ के 4 दिखाई देंगे। अब मैं क्या करता हूं बेटा, चूंकि ये आपने ये जो इस कोने पर आप जो देख रहे हैं वो ऐसी स्ट्रक्चर है गोल, मैं चाकू लेता हूं और चाकू से इसको बीच में से काट देता हूं। ध्यान से समझिएगा, ये चीज अगर समझ गए तो 3 और 3 6 डेरिवेशन और 2 तरीके के न्यूमेरिकल आपके पक्के। इसको मैंने बीच से काटा बेटा, ऐसे ऐसे, तो जो आपकी तरफ इधर कोने 2 एटम और 2 पीछे वाले, चारों एटम आधे कट गए ना, मतलब ये वाली साइड मैं कहूं तो ठीक से एकदम यूं हो गई है। अभी इधर से काटता हूं, यहां से ये भी कट गया, कैसा दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा, ये कट चुका है, ये भी कट चुका है ना। अभी मैं चाकू यहां चलाऊंगा, ऐसे यहां चाकू चलाना है और यहां चाकू चलाना है। ऐसे चलाने से 8 एटम जो मैं ले रहा था, 4 पीछे और 4 आगे, वो यूं कटे थे, और 8 के 8 एटम बीच में से काटने से 4 तो गए और 4 बचे थे। अब मैंने चाकू ऐसे लिया और मैं यूं चला रहा हूं, क्योंकि 3D यही होता है, ठीक है। और फिर ऊपर से काटूंगा और फिर नीचे से काटूंगा। यहां से काटने के बाद क्या होगा, अब ये कट गया और नीचे से बेटा ये कट चुका है। ये वाला मैं आपको यहां नहीं दिखा सकता, 3D स्ट्रक्चर मुझे दिखानी पड़ेगी, जो 6 तारीख के बाद हम दिखाने लगेंगे, 6 और 7 के बाद 3D भी चला करेगा हमारे यहां। तो वो कटने के बाद में एक ऐसी स्ट्रक्चर, अगर उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर ये ऐसे दिखाई देगी आपको। ये जो कोने हैं, कॉर्नर हैं, वो इन जो आप एटम ले रहे थे, इनका ये बिंदु है, बीच वाला बिंदु। 8 कोने दिख रहे हैं ना, और 8 ही एटम आपने यूज किए थे। तो यहां पर किसी भी एक कोने पर आप देखेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर आपको यूं दिखेगा, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। और चूंकि वो एटम सॉलिड थे बेटा, तो जाहिर है ये ऐसे पूरा भरा हुआ दिखेगा यहां से। तो अब कल्पना करनी है आपने, ये कितना हिस्सा है किसी एटम का, 1 एप्पल, और खाने वाले आदमी हैं 8। ध्यान से सुनिए, 1 एप्पल और खाने वाले आदमी हैं 8। क्या करोगे, छीना झपटी नहीं, बराबर मिलना चाहिए सबको। तो उस एप्पल को आप ऐसे ये ऐसे काटोगे, फिर आप ऐसे काटोगे 4 हिस्से, और फिर बीच में से काट दो। अब प्रति व्यक्ति जो हाथ में आया है ना, कितना है, 1/8 पार्ट ऑफ द कंप्लीट एप्पल। सिमिलरली यहां जो कोने पर रखा हुआ है ये हिस्सा, ये 1/8 है, और ऐसे 8 कॉर्नर हैं, तो 1/8 इंटू 8 मतलब 1। अगर मैं अब इन 8 हिस्सों को मिलाकर के आपस में चिपका दूं तो 1 एप्पल बनेगा। देखो 8 टोटल मैंने लिए थे, और काट पीट के जब मैं इसको क्यूब शेप में लेकर के आया, अब मेरे पास जो वॉल्यूम बचा है वो 1 स्फीयर के बराबर बचा है, यानी कि 7 एप्पल के बराबर का वॉल्यूम नष्ट हो गया। तो जो 1 स्फीयर आपने यूज किया, जो एक पॉइंट यहां है अभी कोने पर, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस।
एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बेटा 3 कॉर्नर और 3 दीवारें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, कमरे में यही होता है ना, सामने की दीवार, राइट की दीवार, ऊंचाई। तो दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। समझ लीजिए, नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर लेना याद करके, और साथ साथ पढ़ना है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, क्योंकि जितने चैप्टर थे सॉलिड के बाद के सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल मैं करवा चुका हूं और न्यूमेरिकल भी करवा चुका हूं। तो आज आपने ये बात समझ ली कि यूनिट सेल क्या है और स्पेस लैटिस क्या होता है। स्पेस लैटिस इज स्मॉलेस्ट एटम प्रेजेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसके रिपीट करने से, बार बार रिपीट करने से एक यूनिट सेल बन के सामने आती है, इकाई सेल बन के सामने आती है, उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस के मिला देने से जो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, संरचना बनती है, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है और 3 एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, उसको बेटा हम कहते हैं यूनिट सेल। याद रखिएगा। और वही पढ़ाना था कि वो जो स्ट्रक्चर थी यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के आधार पर, तो 3 तरीके की होती है। 3D डायग्राम भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन 6 तारीख से पहले हमने उसको दिखाना नहीं है, क्योंकि आपको एक बार सेमिनार, वेबिनार में आना पड़ेगा, उसके बाद वो आएंगी चीजें। लेकिन कल कुछ मैं डिवाइसेस लेकर के आपको समझाऊंगा। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा मैं समझा देता हूँ। माचिस देखिए ना आपने आग जलाने की, ऐसा कुछ यहाँ है नहीं, स्टूडियो में होता नहीं है। हाँ, माचिस तो देखी होगी आपने, लेकिन अगर मैं एसी के इस रिमोट की बात करूं तो इसकी जो संरचना है उसको मैं ट्राई क्लिनिक का नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? ट्राई क्लिनिक, सॉरी और ORT, ऑर्थो, सॉरी कटो, हाँ, ऑर्थोरोम्बिक नाम दूंगा। सॉरी, क्या नाम दूंगा? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं है और चौड़ाई लंबाई ऊंचाई के बराबर नहीं है, यानी कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, लेकिन एंगल सब 90 है। ये इस पर 90, ये इस पर 90। माचिस जो होती है ऑर्थोरोम्बिक, ऐसे क्यूबिक। याद करने की कहानी भी सुनाऊंगा। कटो मरो, घर वाले बोलते हैं ना, तंग हो जाते हैं। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, बेटा पढ़ता ही नहीं है, ना बेटी पढ़ती, गए सो रहे। घर वाले क्या कहते हैं गुस्से में आकर के, कटो या मरो तुम, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। तो हमने उसी को कहानी बना दिया, कटो मरो। ये वर्ड याद रखना है। इस पर कल 7 यूनिट सेल, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, कल करेंगे वो। ठीक है, आज इतना ही कर लेते यार, मैं भी थक गया। कल मिलते हैं फिर।